हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इशू में ग्लोबल इन्वायरमेंट इशू हमने कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे, देन बाद में बायोडाइवर्सिटी एंड रिसोर्सेज पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास में हम ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग है क्या ये सभी को पता है, लेकिन अगर आसान शब्दों में हम इसको समझें तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसकी वजह से मौसम में होने वाले चेंजेस, पृथ्वी के तापमान में हो रहे इसके बढ़ावे को और उसकी वजह से मौसम में जो चेंजेस होते हैं उस सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है जी। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की कितनी बड़ी समस्या है, ये एक बात बिल्कुल भी आम इंसान नहीं समझ सकता है कि साइंटिफिक रूप से एक नॉर्मल इंसान तो नहीं समझ सकता है ना। वो यही देखेगा कि हाँ चलो ठीक है, ये तबाह हो रहा है, ये हो रहा है, हम सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है वगैरह वगैरह। लेकिन साइंटिफिक रूप से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या है और उसे ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लगता है। आम इंसानों को ये वर्ड ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर ये वर्ड स्पेशली बनाया गया है तो सिर्फ़ और सिर्फ साइंटिफिक रूप से ही बनाया गया है, इसके अलावा इसकी और कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है जी। इसलिए वो इसको बिल्कुल डीपली नहीं समझ पाते हैं। ऊपर ऊपर पता है कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग, धरती ख़राब हो रही है, ये है वो है एंड ऑल थिंग्स, लेकिन कि वो इस बेस पे नहीं समझ पाते हैं जैसे साइंटिस्ट या फिर कोई और इसको बहुत डीपली समझता है। लिहाजा इसे एक वैज्ञानिक परिभाषा मानकर छोड़ देते हैं। ठीक है, वही वाली बात आ गई कि ये तो साइंटिफिक मसला है, इसको छोड़ो, हमारा क्या मुद्दा है ये। लेकिन ये मुद्दा सभी का है, सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट का नहीं है। भारत में ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत एक तरीके से नॉर्मल वर्ड है और भाग दौड़ में लगे रहने वाले जो भारतीय हैं उनके लिए भी इसका बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग नॉर्मल भी है और नॉर्मल नहीं है। क्यों और कैसे? भाई ये वाली बात आ गई ना यहाँ पे कि जैसे कि आप लोग हो, बाकी के थोड़े और सीनियर्स होंगे आपके और स्टूडेंट्स होंगे, तो उन लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ा है, उन लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग को समझा है, तो इसलिए ना वो उस चीज़ को बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ साइंटिफिक रूप से भी हम लोगों को इस चीज़ के तह के बारे में पता है। लेकिन पूरे भारत के लिए भी ये जो टॉपिक है बिल्कुल नॉर्मल ही है, जैसे बाकी लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल सा माना जाता है। इसको 21वीं सेंचुरी का बहुत बड़ा खतरा माना जाता है और ये खतरा थर्ड वर्ल्ड वॉर के पृथ्वी से टकराने से भी बहुत बड़ा हो सकता है। कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जब होगी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो वॉर एक ऐसी होगी जिसमें सबके पास वेपन्स होंगे, सबके पास सब कुछ होगा, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी के बचने का। ठीक है, तो उस चीज़ को थर्ड वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा भी भयानक माना जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हमारी थर्ड वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा भयानक है, इसको नॉर्मल हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है जी, ये है आपकी ग्लोबल वार्मिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे ग्लोबल वार्मिंग के कारण। जी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से होने वाले जो जलवायु परिवर्तन है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? हमारा ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो बाहर से मिल रही गर्मी या फिर ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेती है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसों का इस्तेमाल सामान्य तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा सर्द इलाकों में उन पौधों को गर्म रखने के लिए किया जाता है जो बहुत सर्दी के मौसम में ना सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस क्या है वो तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी समझा दिया था, लेकिन इसमें भी मैंने क्लियर कर दिया है। ग्रीन हाउस गैसों का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर
उन जगहों पर, उन सर्द वाले इलाकों में किया जाता है जहाँ पर पौधों को भी सर्दी से भरा रखना पड़ता है, गर्मी से भरा रखना पड़ता है। ऐसे में इन पौधों को कांच में एक बंद घर में रखा जाता है और कांच के घर में ग्रीन हाउस गैस भर दी जाती है। तो ये गैस सूरज से जो आने वाली किरणें हैं ना, उसकी गर्मी सोख लेती है और पानी को बहुत गर्म कर देती है। ठीक यही पूरा प्रोसेस पृथ्वी के साथ भी होता है। सूरज से आने वाली किरणों की गर्मी की कुछ मात्रा की पृथ्वी द्वारा सोख लिया जाता है और इस प्रक्रिया में ही इस पूरे प्रोसेस में हमारे पर्यावरण में फैली ग्रीन हाउस को महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। ठीक है कि अब मतलब ये एक वही चीज़ नहीं रह गई है कि भाई बंद डब्बे में, बंद शीशों में पौधों को गर्मी दी जा रही है, नहीं। अब एक पूरा ऐसा बन चुका है कि भाई ये तो सब कुछ गरम गरम ही हो गया है। अगर इन गैसों की रियलिटी में हमारे में ये सब नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान काफ़ी नॉर्मल सा रहता, इतना बढ़ता नहीं। ग्रीन हाउस गैसों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, आप सभी को पता है, जिसे हम जीवित प्राणी अपनी सांस के साथ उत्सर्जित करते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों का ये कहना है कि पहले के कुछ सालों में पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन और तापमान में बढ़ावे में गहरा संबंध बताया जाता है। 2006 की अगर हम बात करें तो उसमें एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी, द इनक्यूमेंट टूथ, इस नाम से आई थी। वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म तापमान वृद्धि और कार्बन उत्सर्जन पर केंद्रित थी और इस फिल्म में जो मुख्य भूमिका थी वो अमेरिका उपराष्ट्रपति अल गोरे और इस फिल्म का निर्देशन डेविड गुंगहेम ने किया था। ठीक है, इस फिल्म में ग्लोबल वार्मिंग को एक विभीषिका की तरह दर्शाया गया था, जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट कारण जो थे वो मानव गतिविधि से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की माने गए थे। ठीक है, मतलब उस फिल्म के अंदर ये दिखाया था कि ये इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें बढ़ने लगी कि लोग बहुत बुरी तरह से मरने लगे, बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी एंड ऑल थिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग पर साइंटिफिकली रिसर्च नहीं की जाएगी, लेकिन उसकी वजह से ना अगर नहीं की जाएगी तो लोगों को भी नहीं पता लगेगा कि वो किस चीज़ से क्यों और कब कैसे मर रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ही तो इन सब चीज़ों का पता लगाते हैं ताकि हम लोगों को भी ये पता लग सके, उन लोगों को भी पता लग सके कि हाँ बाकी की दुनिया के लोग इस वजह से मर रहे हैं। ठीक है जी, उसके साथ साथ इसका पूरा जो बहुत प्रभाव है ना वो पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय दल का गठन किया गया था। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1988 में इसका गठन किया गया और 2007 में इस अंतरशासकीय दल को ना प्रेजेंट अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोरे को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है जी, क्योंकि उनका उस फिल्म में भी भूमिका रही थी, इस वजह से इसको ऐसा रखा गया था। अब आ जाते हैं हमारे कि घातक परिणाम, मतलब एक तरीके से परिणाम हमारे क्या हो सकते हैं। देखो, ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो पूरे पृथ्वी के वातावरण को, इन्वायरमेंट को अपने अंदर रखती है, मतलब उसके अंदर मिल जाती है और तापमान को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो वैज्ञानिकों ने बोला कि इस गैस का उत्सर्जन अगर हम इस तरीके से चलता रहा तो 21वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी, 23वीं शताब्दी, उन सब के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा की तादाद में मरने लगेंगे। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या करा गया, उसके लिए कि मतलब ये चीज़ें देखी गई कि क्या क्या हम कर सकते हैं एंड साथ में ग्लोबल वार्मिंग पर यूएन की वार्ता रखी गई, यूएन टॉक्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है जी, अब आप लोगों ने पढ़ा है कि यूएन का काम क्या रहता है। यूएन का काम है हमारा पूरी हर चीज़ के अंदर सब चीज़ मतलब इंक्लूड होना, सब चीज़ों को देखना, लोगों से मिलती हुई चीज़ों को, उनके मुद्दों को, ऑल थिंग, इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना। तो यूएन के सदस्यों ने 2015 तक जलवायु संधि कराने के लिए सबसे पहला कदम उठाया और इस पर बातचीत शुरू करी कि वो किस तरीके से इस गोल को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये संधि डेवलप और डेवलपिंग कंट्री पर लागू होगी, मतलब पूरे ही विश्व पर लागू होगी। यूएन का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ना,
उस पर सिग्नेचर करने वाले 195 देशों ने बॉन में इस बात पर बहस शुरू करी थी कि पहले तो दिसंबर में डरबन सम्मेलन में अपने लक्ष्यों को पाने के लिए वो किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है जी। उद्घाटन समारोह की जो एक तरीके से मीटिंग बिठाई गई थी, उसमें दक्षिण अफ्रीका की माइते इनकोआना मशबाने ने सदस्य देशों से वार्ता के पुराने और नकारा तरीकों को छोड़ने की अपील करी थी और उन्होंने समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से डूबने के संकट झेल रहे छोटे देशों का जिक्र करते हुए कहा कि समय कम है और हम अपने कुछ भाइयों, खासकर छोटे द्वीपों वाले देशों की अपील को गंभीरता से लेना चाहेंगे और उस चीज़ पर फोकस करेंगे। ठीक है जी। उसके साथ साथ जर्मनी की जो पुरानी राजधानी बॉन है, उसमें आयोजित सम्मेलन के अनुसार 2015 तक एक नई संधि पूरी हो गई और उसे 2020 तक लागू कर दिया जाएगा। साथ ही इसमें गरीबी और अमीरी इन सभी मिलाकर और इन गरीब अमीर देशों को ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए, जहरीली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक ही कानूनी ढांचे में रखा जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1945 के बाद NTBT, LTBT और ये NTT और ये सारी चीज़ें मिलाकर बनाई गई थी, जिसकी वजह से परमाणु प्रसार अप्रसार प्रबंध मतलब एक तरीके से बॉम्ब के यूज़ को कि वो टेस्ट करते थे ना ज़मीन पर कि हाँ भैया ये बॉम्ब ये कर सकता है, ये इस तरह भी मार सकता है, तो उनकी टेस्टिंग को रोका गया और इन सब चीज़ों पर रोक लगाई गई ताकि उससे भी ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है वो थोड़ी कम हो जाए। बेसिकली आलोचकों का ये मानना है कि इन सभी नियम के अनुसार ये सब गलत है कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग, अब जाहिर है यार कि अगर मैं आप लोग कुछ करोगे और मैं उसकी आलोचना करूँगी तो आप लोग मुझे ही बुरा बोलोगे, क्योंकि वो काम तो आपके लिए ठीक है ना, मेरे लिए ठीक नहीं है। तो वही चीज़ को आलोचकों ने यहाँ रखा, कहा कि ग्लोबल वार्मिंग तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, फैक्ट्रीज़ की वजह से पृथ्वी बहुत ख़राब हो रही है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार हमारा एक तरीके से बॉम्ब को यूज़ करने या फिर उसको टेस्ट करने पर कोई ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी, उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है। साथ में इसी बीच में सबसे ज़्यादा जहरीली गैसों का उत्सर्जन करने वालों की सूची में चीन, भारत, ब्राज़ील जैसे देश शामिल होते जा रहे हैं, जो अपनी आबादी को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कोयला, तेल, गैस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए अभी भी हर व्यक्ति अपनी मतलब एक तरीके से औसत खपत पश्चिमी देशों से बहुत ज़्यादा कम है। एक तरीके से ये देखा जा सकता है कि भाई नॉर्मली डेवलप कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज़ थोड़ा बहुत ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादा अपना हाथ रखती हैं। समुद्र में बसे छोटे छोटे देशों और अफ्रीकी देशों ने चेतावनी देते हुए कहा कि गैसों के उत्सर्जन में कटौती के वायदों को और ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए जो ज़रूरतें बनाई गई थी, जो चीज़ें बनाई गई हैं, उनको लागू किया जाए, क्योंकि वो लोग नहीं रह पा रहे हैं ना, वो उन लोगों को रहने में प्रॉब्लम हो रही है जिन लोगों के पास घर नहीं है, जिन लोगों के पास झोपड़ियाँ हैं, पानी किनारे बनी हुई है। अब उन फैक्ट्रीज़ का जो भी ख़राब केमिकल्स हैं वो पानी में बह रहा है, धुआं है वो सब उन तक जा रहा है, उससे लोग मर रहे हैं, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है जी। उसके साथ साथ वैज्ञानिकों का भी ये कहना है कि अगर वर्तमान उत्सर्जन जारी रहा तो दुनिया का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, जबकि UNFCCC ने 2011 में 2 डिग्री सेल्सियस को सुरक्षित अधिकतम वृद्धि बताया है। UNFCCC इसकी फुल फॉर्म मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मुझे जाननी है कि बच्चा कितने ध्यान से सुन रहा है और कितना उसको डीपली पता है। ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, UNFCCC 3 बार सी है, UNFCCC। आप मुझे इसकी फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो 2011 तक इसका 2 डिग्री माना गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा ही रहा तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब आता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय। देखो भाई, वैज्ञानिक और जो हमारे पर्यावरणवादी है ना, इन्वायरमेंटलिस्ट, वो कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की कमी के लिए इम्पॉर्टेंट रूप से CFC गैसों का उत्सर्जन रोकना होगा और इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरी कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल करना होगा या ऐसी मशीनों का इस्तेमाल करना होगा जिससे कि CFC गैसों को कम निकले। ठीक है जी। CFC गैस क्या होती है ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे।
नहीं समझ में आएगा तो मुझसे कमेंट या टेलीग्राम पे पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो औद्योगिक इकाइयों की जो एक तरीके से चिमनियों से निकलने वाले धुआं बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं और इनसे निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को बहुत बढ़ाता है। ठीक है, इन इकाइयों में प्रदूषण रोकने के उपाय बहुत ज़्यादा कम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको अगर मैं बताऊं तो अभी कुछ सालों में जब से कोविड को बहुत बढ़ावा मिला, उसके बीच में बहुत सारी वॉर्स भी हुई, बहुत बम वम फोड़े गए, सब कुछ हुआ, तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि उससे गर्मी बहुत बढ़ी। ये चीज़ नोट करी होगी आपने कि पिछले साल, अब के साल, उससे पिछले साल जब वॉर चल रही थी तो कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी। एसी भी फेल होने लगे थे कि वहाँ उसमें भी ठंडक नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, तो उसके साथ ये चीज़ रखी गई कि भाई इन सब चीज़ों की वजह से ये सब ऐसा होता रहता है। वाहनों में से निकलने वाले धुआं का जो प्रभाव है वो कम करने के लिए हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट ने सख्ती का पालन करने के लिए कहा। उसके बाद ही लेकर जो हमारा ऑड इवेंट चला था वो कोविड को लेकर भी चला था और साथ में हमारा इन्वायरमेंट को लेकर भी चला था कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लोग बहुत तादाद में मरने लगे हैं, तो अब तो इस चीज़ को ऐसा कर दो। बाकी देशों में भी इसको ऐसा कर दिया गया था, जिससे गाड़ियों पर थोड़ी सी रोक लगाई गई थी। ठीक है, उद्योगों और ख़ासकर रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को फिर से यूज़ में लाने लायक बनाने की कोशिश करनी होगी और फर्स्ट प्रायोरिटी पर पेड़ों की कटाई रोकनी होगी और जंगलों के संरक्षण पर भी बल देना होगा। अक्षय ऊर्जा के उपायों पर ध्यान देना होगा और अगर कोयलों से बनने वाली बिजली के बदले पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा या पन बिजली पर ध्यान दिया जाए तो वातावरण को गर्म करने वाली गैसों पर भी कंट्रोल किया जा सकता है और साथ ही जंगलों में आग लगने पर भी रोक लगाई जा सकती है। ठीक है जी, अब आते हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। देखो, सबसे पहला है और बढ़ेगा वातावरण का तापमान। इसमें कैसे भाई, पिछले 10 सालों में धरती की औसत तापमान 0.3 डिग्री से 0.6 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ता जा रहा है। आशंका ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बढ़ोतरी होगी। सेकंड है समुद्री सतह पर बढ़ोतरी। देखो, ग्लोबल वार्मिंग से धरती का तापमान बढ़ेगा, जिससे ग्लेशियरों पर जमा बर्फ़ पिघलने लगेगा और स्थानों पर तो ये प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। ग्लेशियरों की बर्फ़ के पिघलने से ही समुद्र के पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे साल दर साल उसकी सतह में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती जाएगी। समुद्री सतह बढ़ने से प्राकृतिक तटों का कटाव शुरू हो जाएगा और जिससे एक बहुत बड़ा हिस्सा डूब जाएगा। इस पूरे तरीके को तटीय इलाकों में रहने वाले अधिकांश लोग बेघर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका मानव स्वास्थ्य पर असर। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा असर मनुष्य पर ही पड़ेगा और बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। गर्मी बढ़ने से मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, और येलो फीवर क्या होता है ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा, तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये होता क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो। जैसे संक्रामक रोग हैं, बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। वो समय भी जल्दी आ सकता है जब हम में से बहुत सारे लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल, खाने के लिए ताज़ा भोजन और श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा भी नसीब नहीं होगी। अगर आज के टाइम पे आप नोट करो कि इसमें से एक चीज़ ऑलरेडी आ चुकी है, पीने के लिए अब पानी जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं आता है, लोग पानी को ख़रीद कर ही पीते हैं। नेक्स्ट है आपका पशु पक्षी व वनस्पतियों का असर। ग्लोबल वार्मिंग का पशु पक्षी और वनस्पतियों पर भी बहुत असर पड़ता है। माना जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ पशु पक्षी और वनस्पति धीरे धीरे पहाड़ी इलाकों की तरफ भाग रहे हैं, जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वो अपना अस्तित्व खो रहे हैं, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनको गर्म इलाके में रहने की ही आदत होती है, वो सर्द इलाकों में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जो सर्द इलाकों में रहते हैं वो गर्म इलाकों में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। शहरों पर असर। इनमें कोई शक नहीं है कि गर्मी बढ़ने से ठंड भागने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाली ऊर्जा की खपत में कमी होगी। ठीक है,
एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बताऊं तो गर्मी पहले दिसंबर क्रिसमस से पहले स्टार्ट हो जाती थी, बहुत पहले स्टार्ट, बल्कि नवंबर अक्टूबर के एंडिंग से स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अब की बार जो गर्मी पड़ी थी वो जनवरी फरवरी से पड़ी थी। बहुत बहुत हल्की मामूली सी ठंड थी कि लोग जैकेट्स वगैरह भी नहीं पहन रहे थे। बस पूरा फ़ेब के टाइम पर, जनवरी के टाइम पर ठंड रही। देन उसके बाद मार्च लगते ही गर्मी बढ़ गई। इनफैक्ट होली के बाद गर्मी होती थी, लेकिन अब होली से पहले ही बहुत ज़बरदस्त गर्मी हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे पानी का और ये सब चीज़ें, तो भाई अभी से ही इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखा जा रहा है। तो मेरी तो सभी स्टूडेंट्स से भाई यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी कोशिश करके ना इस चीज़ पर थोड़ा रोक लगाओ कि अपने तरफ से गाड़ियों का इस्तेमाल है या सब चीज़ों का यूज़ थोड़ा कम करो। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय यही हैं कि लोग जो हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि हाँ, हम लोग किसी तरीके से भी चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसे ऑड इवन अगर गवर्नमेंट ने करा तो उस चीज़ का पालन करें। फैक्ट्रियों पर अगर रोक लगाई गई, ये करा गया तो उस चीज़ का पालन करें। बॉम्ब वगैरह का यूज़ करने के बाद रोक लगाई गई, उस चीज़ का पालन करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कि जिन चीज़ों से, वाहनों से धुआं निकलता है, उन वाहनों को थोड़ा अवॉइड करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करने की कोशिश करें, ताकि जो धुआं उनसे निकल रहा है, जो धुआं उनसे बढ़ रहा है, वो नॉर्मल इक्वल रहे। ये नहीं कि आपकी गाड़ी से भी धुआं निकल रहा है, उनकी गाड़ियों से भी धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है कि भाई अब जाकर मतलब ये देखा जा सकता है कि हाँ ठीक है, नॉर्मली ये होगा कि हम इन चीज़ों पर कंट्रोल कर पाए हैं। सो स्टूडेंट, आप लोगों की ग्लोबल वार्मिंग कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट क्लास में हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट हो या फिर कोई भी सजेशंस हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। और जिन जिन चीज़ों की वो फुल फॉर्म मैंने पूछी है आपसे, उन चीज़ों की फुल फॉर्म आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा जब ध्यान से बहुत पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, पढ़ाई हुई मेहनत वसूल हो गई है। ठीक है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि उनकी फुल फॉर्म क्या है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।